जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका करीब आ चुका है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली जो जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न मालूम किए जाते हैं। इस सभी पोर्शन को हमें कवर करने के लिए हम 10 प्रश्नों का संपूर्ण पोस्टमार्टम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 प्रश्नों को शामिल करते हैं, जिन प्रश्नों में स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और इन 10 प्रश्नों में जो भी आंसर होगा, उस आंसर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, उन सभी के बारे में बताया जाएगा और जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस का भी एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 10 प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं और इस क्लास को आपको डेली लेना है। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसका जो दूसरा चरण हुआ दोस्तों, यह 2-3 चरणों में पूरा हुआ था। तो दूसरे चरण में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में हुआ था। दूसरा चरण की अगर हम बात करते हैं कब हुआ था, तो दूसरा चरण 15 अप्रैल सन 1980 को हुआ था। इस समय पर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अगर बात करते हैं हम पहले चरण की, तो पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय भी इंदिरा गांधी थी। अगर यहाँ पर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2। बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक नाम से संबंधित आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बनता है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, जंगली आग, घोड़ा, बैल या फिर भैंस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जंगली आग जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? बोस म्यूटस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर देख सकते हैं, घोड़े का नाम हो जाएगा यहाँ पर कैम्बेलस, और यहाँ पर बैल या गाय का नाम हो जाता है बोस टोरस, और भैंस का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम हो जाता है बुबालस बुबालिस। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर और हम जानवरों की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बकरी। बकरी को हम इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर हो जाएगा क्रेपा अग्राग्रस। यहाँ पर कुत्ते का साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैनिस फैमिलियरस, और यहाँ पर बिल्ली का हो जाएगा फेलिस क्रेटस, और शेर का आप लोगों को याद भी होगा, नहीं है तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे, पैंथेरा लियो जो है वो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जावा सांस्कृतिक उत्सव। जी हाँ दोस्तों, यह एक त्यौहार है जावा, जिसका नाम है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव को मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड राज्य में यह मनाया जाता है। ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के अन्य त्योहारों के बारे में, तो यहाँ पर सरहुल और रोहिणी और टूसू, इन 3 त्योहारों को आप लोगों को याद रख लेना है। इनसे आपका प्रश्न मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अन्य ऑप्शनों की। आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान। राजस्थान में ऊँट महोत्सव आप लोगों को याद रख लेना है, और बूंदी उत्सव आप लोगों को याद रख लेना है। तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है और कीर्तिगई उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो वोठा मेला यहाँ पर मनाया जाता है, और उत्तरायण त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। ये सब आप लोगों को याद कर लेने हैं। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बाद में बताता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परीक्षा के लिए। आप सभी लोग सोच रहे होंगे 10 प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्नों के अंदर ही इन 10 को मैं 100 प्रश्न बना सकता हूँ, या 100 नहीं तो 50 प्रश्न आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊँगा इन 10 प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, वेदों के अवयव किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं वेदों की, तो वेदों के अवयव आपके ऑप्शन है पुराण, उपनिषद, वेदांग या फिर आरण्यक। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों के अवयव क्या हो जाएंगे? वेदांग हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल वेदों की संख्या आप लोगों के सामने है 4 हो जाएगी, और यहाँ पर पुराण कितने हैं? 18 पुराण हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे 160, और वेदांग मैंने आप लोगों को बताया वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, जो कि वेदों के अवयव है। 6 कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 शिक्षा, कल्प,
ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद जो है ये 6 को क्या होते हैं, वेदांग होते हैं। ये आप लोगों को याद कर लेने हैं, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वेदों के बारे में कि कौन कौन से वे 4 वेद हैं। तो 4 वेद कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1 यहाँ पर ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। यहाँ पर नंबर 2 है सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। तीसरा यहाँ पर है यजुर्वेद और चौथा यहाँ पर जो कि सबसे नया वेद है जिसको हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बारे में यह बात बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। और यहाँ पर उसके बाद संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो 3 संसद के अंग हो जाएंगे, एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा और एक हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं या इसको हम जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा आता है और इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के यहाँ पर अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, जो 17वीं लोकसभा है इसमें सबसे अधिक सांसद भारत के किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सांसद है। अगर इन सांसदों की संख्या की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में 80 सीट हैं, लोकसभा में के सांसद होते हैं। तो लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश के हम अंदर राज्यसभा की बात करते हैं तो 31 सीट हो जाएगी। विधानसभा की बात करते हैं तो 403 हो जाएगी और विधान परिषद की हो जाएगी 100 सीटें। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की तो सबसे पहला स्थान जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक सीटें हैं 80 सीटें। दूसरा स्थान हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र का जो दूसरे नंबर पे है, 48 सीटें हैं लोकसभा की। तीसरा यहाँ पर पश्चिम बंगाल जिसमें 42 सीटें हैं। चौथा यहाँ पर बिहार जिसमें 40 सीटें हैं और पांचवा यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है तमिलनाडु जिसमें 39 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यसभा है, राज्यसभा से संबंधित जो संविधान के प्रावधान दिए गए हैं उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है ये आप लोगों को बताना है। आपका पहला ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी यहाँ पर कोई नहीं गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा के बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को बताया गया है। अगर राज्यसभा की हम सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती हैं। 250 सीटों में से 238 सीटें जो हैं चयनित होती हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये विघटित नहीं होता, यह स्थायी सदन है, तो यहाँ पर सदस्य जो होते हैं वे सदस्य किस प्रकार से यहाँ पर आते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात याद रख लेनी है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है अधिकतम 6 वर्ष। और यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य यहाँ पर फिर हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये कभी भंग नहीं होता, कभी विघटित नहीं होता, यह एक स्थायी सदन है। ये आप लोगों को राज्यसभा के बारे में बातें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरता है। आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको बताना है जो हमारा भारत है
भारत के बीचों बीच से या भारत की भूमि से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में तो आप यहाँ पर एक ग्लोब को देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको तीन रेखा यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ सबसे बीच की जो रेखा आप लोगों को दिख रही होगी, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, और बीच वाली हो जाएगी यहाँ पर भूमध्य रेखा। तो इस कर्क रेखा पर हमारा भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है, या कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के अंतर्गत, यहाँ पर ये रेड कलर में जो आपको दिखाई गई है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा देश आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बीच में यहाँ पर आप भूमध्य रेखा और नीचे यहाँ पर मकर रेखा को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? जी हाँ दोस्तों, अगर हथनी कुंड बांध की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी पर हथनी कुंड बांध बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बंधा हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर अगली है, यहाँ पर महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा, आप लोगों को याद रख लेना है। तीसरा यहाँ पर है कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, निम्नलिखित में से किस राज्य में युंगथांग घाटी स्थित है? जी हाँ दोस्तों, युमथांग घाटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो युमथांग घाटी आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं घाटियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नौरा वैली या नौरा घाटी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। साइलेंट वैली, जिसको हम शांत घाटी के नाम से जानते हैं, यह केरल में है। सिलिकॉन वैली ये जो है बेंगलोर को हम कहते हैं। और यहाँ पर जास्कर की बात करते हैं तो जास्कर वैली जो है जम्मू और कश्मीर के मध्य है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वैली क्या होती है, घाटी क्या होती है, तो यहाँ पर आप जैसे दो पहाड़ी देख सकते हैं, दो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता होगा उसको हम घाटी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये 10 प्रश्न आप लोगों के पूरे हो गए हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आपको बताना है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।